नमस्कार बच्चों। एमए फाइनल के 10वें प्रश्न के अंतर्गत हम अपना अपना भाग्य कहानी का विश्लेषण कर रहे थे। पहले वीडियो में हमने कहानी के तत्वों के आधार पर इस कहानी का विश्लेषण किया। दूसरे वीडियो में हमने कुछ मुख्य अंशों की व्याख्या की थी और आज हम शेष बचे हुए जो अंश हैं उनकी व्याख्या करेंगे। आप इस कहानी के पहले पृष्ठ पर देखिए। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ जा रहा था। उसका न ओर था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्य के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकलता चला जा रहा था। यह जो अंश है बच्चों, इसमें जैनेन्द्र कुमार जो हैं, या ये कहा जाए कि कहानी में जो वक्ता पात्र है वह नैनीताल अपने मित्रों के साथ घूमने गया है और घूमते हुए वह नैनीताल की एक सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गए हैं। वहाँ से बैठकर वे आते जाते लोगों को देख रहे हैं और यह जो आवागमन था इसमें सभी तरह के लोग थे और लगातार आ रहे थे और जा रहे थे। लेखक कहता है वह एक प्रवाह था, ऐसा प्रवाह जिसका न कोई ओर था न छोर। इसलिए ओर छोर नहीं था क्योंकि लोग लगातार वहाँ से आ रहे थे और जा रहे थे। लेखक को पता नहीं था वे कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, यह भला कौन बता सकता है। लेखक के अनुसार इसमें सभी तरह के लोग थे और उन सभी तरह के लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मनुष्य के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो। अंतिम पंक्ति जो है, इसमें जैनेन्द्र अपने स्वभाव के अनुसार दार्शनिक हो जाते हैं और दार्शनिक होते हुए वो कहते हैं कि ये जो भांति भांति के लोग हैं, जिसमें अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, अफसर भी हैं, नौकर भी हैं, घोड़े वाले हैं, अंग्रेज़ हैं, कई तरह के लोग हैं और ये ऐसे लग रहे थे मानो मनुष्य का बाजार हो, मनुष्यों का बाजार हो जो सामने से इठलाता हुआ जा रहा है। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। ये जो पंक्ति है बच्चों, इसमें परतंत्र भारत के लोगों की मानसिकता पर प्रकाश डाला है और लेखक कहते हैं कि अंग्रेजों के भय के कारण, उनके शासक होने के कारण जो भारतीय इक्के वाले हैं वे ऐसे हो गए हैं कि वे सारी प्रतिष्ठा और स्वाभिमान उनका नष्ट हो गया है और वे ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वे केवल आदेश पालन के लिए ही पैदा हुए हैं। दूसरी ओर वे अंग्रेज थे जिनके इक्के वे चला रहे हैं। वे अंग्रेज दिखाई पड़ रहे हैं अधिकार गर्व में तने हुए। बहुत सुंदर भाषा है यहाँ लेखक की। और वे कहते हैं कि अंग्रेज अधिकार गर्व में तने हुए चल रहे थे और भारतीय ऐसे थे चिथड़ों में सजे। उनके पास अपने आप को सजाने के लिए भी केवल चिथड़े हैं, अर्थात उनके पास वही वस्त्र हैं जिन्हें वे अवसर पर भी पहनते हैं और सामान्य दिनों में भी पहनते हैं। घोड़े की बाग थामे हुए वे चुपचाप आदेश पालन करते हुए चले जा रहे हैं। इस प्रकार से लेखक ने यहाँ पर उस समय के भारतीय जनता के भय, निराशा और उनकी गुलाम मानसिकता का या स्वाभिमान को जो छूट गया है उसका चित्रण यहाँ पर करते हैं। वे यहाँ अंग्रेज बच्चों और भारतीय बच्चों की भी तुलना करते हैं। अंग्रेज रमणियों और भारतीय रमणियों की भी तुलना करते हैं। ये आप ये पैराग्राफ देखिए। अंग्रेज रमणियाँ थी जो धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी।
उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में लाज आती थी। कसरत के नाम पर भी बैठ सकती थीं और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर भी कोड़े फटकार सकती थीं। वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह से मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर से चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मियां सड़क के बिल्कुल किनारे किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। यहाँ जैनेन्द्र जी ने भली भांति भारत की संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति की तुलना कर दी है। महिलाओं के माध्यम से तुलना करते हुए वे यहाँ न तो अंग्रेज सभ्यता का उपहास कर रहे हैं, न भारतीय सभ्यता की आलोचना कर रहे हैं। वे केवल अंतर बता रहे हैं और कहीं यह भी संकेत कर रहे हैं कि भारतीय महिलाओं को भी अभी आगे आने की आवश्यकता है। वे कह रहे हैं अंग्रेज रमणियां धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उनके तेज चलने का कारण है कि वे अनावश्यक शर्म और लिहाज से मुक्त हो चुकी हैं और वे स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी रही हैं। इसीलिए उनकी चाल में तेजी है और उनके चेहरे पर हंसी है। उन्हें थकावट नहीं आती थी। कहने का मतलब ये वे कसरती थी और स्वस्थ थी, शरीर से स्वस्थ थी। कसरत के नाम पर भी बैठ सकती थी, अर्थात वे कभी भी उठ बैठ सकती हैं और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर भी कोड़े फटकार सकती थी। क्योंकि वे शासक जाति की महिलाएं थीं, इसीलिए वे मनचाहा कर लेती थीं और वे भी अपने पतियों की तरह से या अंग्रेज पुरुषों की तरह से वे भी इतनी अहंकारी थी कि कभी भी जी होते ही हिंदुस्तानियों पर भी कोड़े चला लेती थी। और वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशंक निरापद अपने आप को सुरक्षित मानते हुए बिना किसी भय के जा रही थी, गर्व के साथ इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई। कहने का मतलब ये कि वे जानती थी हम शासक जाति की महिलाएं हैं और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए उनकी चाल में अहम है, फुर्ती है और आत्मविश्वास है। सड़क पर इस प्रकार से वे चली जा रही थी। दूसरी ओर भारत की कुल लक्ष्मियां, हमारे यहाँ कन्याओं को, महिलाओं को लक्ष्मी कहा जाता है, इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि उधर हमारे भारत की कुल लक्ष्मियां अर्थात हमारे यहाँ की स्त्रियां सड़क के बिल्कुल किनारे किनारे, क्योंकि वे लाज में लिपटी हुई और जैसा कि हमारी संस्कृति में महिलाओं के लिए कहा गया है कि शर्म उनका गहना है, ये उस समय विशेष रूप से बात कही जाती थी, तो वे उसी तरीके से शर्माई हुई दामन बचाती और संभालती हुई, अर्थात अपने आप में सिमटी सिकड़ी हुई, वे साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट करके उन्होंने साड़ी में अपने आप को लपेट रखा है। लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर, परिवेष्टन अर्थात वेशभूषा, साड़ी, लेखक कहते हैं कि वे अपने आप को साड़ी में इस प्रकार से लपेटे हुए हैं, छिपाए हुए हैं कि ऐसा लगता है मानो लोक की लज्जा को, अपने स्त्रीत्व को और जो आदर्श उनके सामने हमने रखा है गरिमा का, उस गरिमा के आदर्श को अपने वस्त्रों में लपेटे हुए, छिपाए हुए, सहमी सहमी सी, आत्मविश्वास से रहित सहमी सहमी सी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। इस प्रकार से वे धरती की ओर नजरें झुकाए हुए कदम कदम बढ़ रही थी, अर्थात उनकी नजरें झुकी हुई हैं, वे अपने समय के समाज को नहीं देख रही हैं और जैसा उनसे कहा गया वैसा वे चुपचाप करती हुई जा रही हैं।
अगला हिस्सा देखिए बच्चों, पेज नंबर 18 पर है ये। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। यहाँ लेखक उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब सड़क किनारे बेंच पर बैठे बैठे मित्रों को रात का 1 बज गया है और ठंड इतनी ज़्यादा है कि वहाँ बैठे हुए दोनों मित्रों को ठंड लग रही है और लेखक कहते हैं मित्र से कि अब यहाँ से हमें चलना चाहिए। तभी उन्होंने देखा, उन्हें एक आकृति दिखाई पड़ी छोटी सी, और उन्होंने देखा लैंप पोस्ट की धुंधली सी रोशनी में उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक जा रहा है। उस बालक का चित्रण यहाँ पर किया गया है। वह बालक हमें न देख पाया। इस बालक की पृष्ठभूमि आपको पता है बच्चों कि यह एक गरीब बालक जो कहीं होटल में नौकरी करता था, नौकरी से निकाल दिया गया है। न इसके पास खाने के लिए कुछ है और न ही इस बच्चे के पास रहने के लिए कोई जगह है। इसीलिए अपने आप में खोया हुआ, गुमसुम, उदास और इस चिंता में निमग्न केवल और केवल चलता चला जा रहा है कि आगे क्या होगा। उसे कुछ पता नहीं है, इसीलिए वह हमें न देख पाया क्योंकि वह अपने आप में डूबा हुआ था। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। लेखक को ऐसा लगा जैसे वह बालक कुछ भी नहीं देख रहा था क्योंकि उसे कहीं से आशा या विश्वास नहीं थी, इसलिए वह अपनी चारों ओर कुछ भी नहीं देख रहा था। वह अपने आप में गुम था, वह अपनी ही चिंता में निमग्न था। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, और न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। न नीचे की धरती, धरती जो हमें शरण देती है, जो हमें रहने के लिए जगह देती है, वह धरती भी उसके लिए कहाँ थी, इसलिए वह अपने नीचे की धरती भी नहीं देख रहा था और न ऊपर चारों ओर फैले हुए कोहरे को देख पा रहा था। वह देख भी नहीं सकता था क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह उस कोहरे को देख भी लेता तो वह क्या करता। न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बालक बाकी की दुनिया को भी नहीं देख रहा था और उस तालाब को भी नहीं देख रहा था। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। विकट शब्द के माध्यम से लेखक ने यहाँ बालक की बड़ी कठिन परिस्थितियों का चित्रण किया है और लेखक ये कहना चाहते हैं कि वह बालक ऐसी कठिन परिस्थिति में था कि जब बाहर रहना खतरे से खाली नहीं था, इतनी ठंड पड़ रही थी, उस समय भी उस बालक के पास केवल एक शर्ट थी और वह कुछ भी खाए पिए बगैर अपने आप में डूबा हुआ चुपचाप निराश सा चले जा रहा था। और इस प्रकार से लेखक ने यहाँ उस अनाथ बालक का चित्रण इस पद में किया है और इस पद में लेखक कुछ और न कहते हुए भी कहीं पाठकों के मन में ये दया पैदा करते हैं, ये भाव पैदा करते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया के होते हुए भी उस बालक को इतनी गरीबी और इतनी दयनीय दशा में क्यों रहना पड़ा। एक पैराग्राफ और देखिए बच्चों, पेज नंबर 19 पर बालक से लेखक और उनके मित्र कई सवाल कर रहे हैं और एक सवाल के जवाब में बालक कहता है, मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मरता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा, दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है, कहाँ गया, मर गया। इस जरा सी उम्र में ही उसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, दर्द हुआ, पूछा मर गया? हाँ साहब ने मारा, मर गया। बड़ा मार्मिक चित्रण है बच्चों।
प्रसंग इसका आप जानते हैं कि प्रसंग वही है, दोनों लेखक और उनके मित्र दोनों को रात को 1 बजे नैनीताल की सड़कों पर वह अनाथ बालक मिला और उस बालक से नाना प्रकार के प्रश्न लेखक के मित्र पूछ रहे हैं। एक प्रश्न के जवाब में वो कहता है वह गांव से भाग कर के आया है, और जब उससे पूछा गया कि वह क्यों भाग कर के आया, तब उसने बताया मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। अब भाई बहन होने से तो कोई नहीं भागता बच्चों। कहने का उसका मतलब यह है कि हमारे घर में इतना भोजन नहीं होता था हम सभी खा सकें। कई छोटे भाई बहन हैं, इसलिए यह सोच कर के भाग आया कि शायद बाहर कुछ काम मिलेगा तो वह अपने घर मदद कर सकेगा। अब यह बालक भी स्वयं 10 वर्ष का है। जिस उम्र में वह स्वयं किसी और पर आश्रित होता, उस उम्र में वह यह सोच रहा है कि कैसे बाहर जाकर के कुछ कमाऊं और अपने गरीब घर की कुछ मदद कर सकूं। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बालक कहता है कि गांव में करने के लिए कोई काम नहीं था, इसीलिए वहाँ भोजन भी नहीं मिलता था, पेट नहीं भरता था। अब यह भारत के पहाड़ी गांवों की गरीबी का भी चित्रण हमारी आंखों के सामने उभरता है कि वहाँ पर मजदूरी और खेती के अलावा उस समय करने के लिए कोई काम नहीं था, इसीलिए बालक वहाँ से भाग आया और अपने घर की परिस्थितियों के बारे में बताता हुआ कहता है बाप भूखा रहता था और मरता था, अर्थात वह स्वयं भी भूखा रहता था और चुपचाप भूख से मर रहा था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी। माँ भी भूखी रहती थी और यह सोच करके रोती थी कि स्वयं भूखी है वह तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका परिवार भी पूरा का पूरा भूखा रहता है, छोटे छोटे बच्चे भूखे रहते हैं। सो भाग आया, इसीलिए भाग आया। फिर वह अपने बारे में बताता है एक साथी और था, अर्थात कोई अन्य बालक भी है जिसकी परिस्थितियां भी उसी बालक जैसी हैं, जिनका पेट भरना उस गांव में संभव नहीं हो पा रहा था। उसी गांव का था, मुझसे बड़ा, दोनों साथ यहाँ आए। और वह बताता है कि जो दूसरा बालक था वह भी उससे कुछ बड़ा था और साथ साथ यहाँ आए थे। उससे अगला प्रश्न पूछा गया कि वह बालक कहाँ गया, तो ये 10 वर्ष का बच्चा कहता है मर गया। और लेखक को इस बात पर आश्चर्य होता है कि 10 वर्ष की उम्र, जब बालकों का बालपन भी नहीं जाता है, कैशोर्य भी ढंग से नहीं आता है, उस उम्र में इस बच्चे का मृत्यु से परिचय हो गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उस बालक से पूछा कैसे मर गया। तो बालक कहता है साहब ने मारा, मर गया। अर्थात वह बालक भी किसी न किसी के यहाँ काम कर रहा था और जिसके यहाँ काम कर रहा था वह इतना क्रूर था कि किसी छोटी गलती पर उसने ऐसी सजा दी होगी कि वह बालक मर गया। अब ये कैसी दयनीय अवस्था है कि इनकी जिंदगी की कीमत कितनी कम हो गई है कि कोई भी उन्हें आसानी से मार रहा है और गांव घर वालों को पता भी नहीं चल रहा कि उनकी संतान शहर में जाकर के मर चुकी है। इस प्रकार से यह जो अंश है, इस अंश में जैनेंद्र कुमार उस समय के भारत की गरीबी और उसकी दयनीय दशा का वर्णन करते हैं और इस बालक की दयनीय अवस्था का चित्रण करते हैं, जो कहानी में आगे जाकर के स्वयं भी भूख और ठंड के मारे मर जाता है। इस पैराग्राफ की भाषा संवादात्मक है। संवाद छोटे, सरल और कहानी को आगे बढ़ाते हुए तथा साथ ही वे का संवाद उस बालक की परिस्थितियों का चित्रण भी करते हैं।